जनवरी का महीना जा चुका था और फरवरी का महीना लग गया था, लेकिन अभी भी ठंड और कोहरा तो मानो जैसे कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी ठंड से एक गरीब परिवार जूझ रहा था। सर्दियों की ठंड हवाओं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह का समय था और ठंडी हवा जैसे किसी के दिल की गहराई तक पहुंच रही थी। अपने छोटे से टीन के घर के एक कोने में बैठा हरिया ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी बीमार पत्नी मीना, जिसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, चारपाई पर पड़ी थी। पास में उनकी बेटी मुन्नी एक पतले कंबल में खुद को लपेटने की कोशिश कर रही थी। हरिया, जब तुम कल घर पर नहीं थे तब बन्नी बुआ आई थीं। गांव से किसी ने उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया था। वो मेरा हाल चाल पूछ रही थी। घर से जाते वक्त उन्होंने मुन्नी के लिए कुछ खाने की चीजें दी थी। रसोई घर से लाकर तुम मुन्नी को खिला दो और तुम भी खा लो। मुझमें बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं है। क्या कहा? बन्नी बुआ आई थी? हाँ, एक वही तो है इस पूरे गांव में जो हमारे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल लोगों को दूसरों का ख्याल भी नहीं आता। वो भी हमारी तरह परेशान रहती है। जब से उनके पति इस दुनिया से गए हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। पर इस हालत में भी दूसरों के दुख का ख्याल रखना बड़े दिल की निशानी है। मैं रसोई से कुछ ले आता हूं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ जी? आप खाली हाथ ही लौ आए। आपको खाना नहीं मिला क्या? वो सामने वाले भगोना में ही रखा है, आप बैठी, किसी तरह जाकर मैं खुद लेकर आती हूँ। मीना, भगोना से खाना गायब है। शायद बिल्ली आई होगी और बिल्ली ने बचा हुआ खाना खा लिया होगा। इसे ही कहते हैं गरीबी में आता गीला होना। बचा हुआ खाना भी बिल्ली खा गई। अब हम क्या करेंगे जी? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मुन्नी को क्या खिलाएंगे? तुम परेशान मत हो मीना, मैं बाहर जाकर काम की तलाश करता हूं। तुम चिंता मत करो, शाम तक मैं कोई ना कोई इंतजाम करके ही घर लौटूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। बाहर का मौसम देखकर लग रहा है आज तूफान आने वाला है। तुम घर से बाहर मत निकलना, वरना और बीमार हो जाओगी। मैं चलता हूं। हरिया एक ईमानदार मजदूर था, लेकिन सर्दियों ने उसका काम छीन लिया था। ठंड की वजह से निर्माण स्थलों पर काम बंद था और दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह समय मौत से कम नहीं था। हरिया घर से बाहर निकल जाता है। आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रोज यहाँ कितनी भीड़ हुआ करती थी। शायद ठंड की वजह से लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया है, पर मुझे तो काम करना ही होगा। कुछ देर यही खड़ा रहता हूं, शायद कोई साहब काम कराने के लिए आ जाए। ये सेठ जी तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, इनसे पूछ लेता हूं, शायद इन्हें किसी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत हो। सेठ जी, मेरा नाम हरिया है। मैं आसपास के गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता हूं। क्या आपको कोई काम कराना है? बाकी मजदूरों से कम पैसों में काम करके दूंगा और मेरा काम भी मजबूत होगा। क्या मैं तुम्हें ठेकेदार नजर आता हूं? मैं एक जरूरी काम से जा रहा था, जाते वक्त ही टोक दिया तूने। अब काम भी पूरा होगा या नहीं पता नहीं, जाने कहां से चले आते हैं। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। हर दिन काम की तलाश में निकलना, लोगों के ताने सुनना और खाली हाथ घर लौटना उसकी दिनचर्या बन गई थी। हरिया, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? इतनी तेज हवाओं का तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा है क्या? घर चला जा, वरना बीमार पड़ जाएगा। काका काम की तलाश में घर से निकला हूँ। कई घंटों से यहाँ बाजार में खड़ा होके शायद कोई साहब आ जाए
जिसे अपने घर में कोई काम करवाना हो, तो शायद मेरी घर का चूल्हा आज जल जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं इतने तूफान में? मैं तेरी काकी के लिए गांव के वैद्य के यहां से कुछ दवाइयां लेने जा रहा हूं। इतनी ठंडी में भला कौन काम देने आएगा तुझे? देख, तेरे साथी मजदूर भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। जा घर जा बेटा, अपने शरीर को कष्ट में मत डाल। सच कहूं काका तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। जी करता है आग के सामने ही बैठा रहूं, लेकिन दिहाड़ी मजदूर हूं काका। हर दिन पेट भरने के लिए घंटों खड़े रहना पड़ता है। एक दिन न कमाऊं तो घर में चूल्हा नहीं जलता। आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। बाहर ठंड तो जैसे कहर ढा रही है। क्या हुआ जी? अब कुछ बोलिए भी। ठीक हूं मीना, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। ठंड के कारण बाजार में कोई नहीं आया था। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। पिताजी, क्या आज हमें खाना मिलेगा? खाने को मुझे भूख लगी है। बोलो ना पिताजी, क्या आज हमें रोटी खाने को मिलेगा? हरिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसकी असहायता बयां कर गईं। अपने बच्चे के मुंह से खाने के लिए इतने बेचैन करने वाले सवाल सुनकर हरिया का मन भर आया। उसे लग रहा जैसे उसके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चे के इस सवाल का जवाब दे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कहा, हाँ मेरी प्यारी बिटिया, बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पिताजी कुछ न कुछ कर लेंगे। वो बेटा बाहर ठंड थोड़ी ज्यादा है ना, बस इसीलिए तुम्हारे पिताजी को संघर्ष करना पड़ रहा है। पिताजी, क्या हम भूखे ही ठंड से मर जाएंगे? पर पिताजी, मैं मरने से पहले खाना खा के मरना चाहती हूँ। ये सुनकर हरिया का दिल चाक हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि सीने में दिल धड़कना बंद हो गया हो। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए उसे आसपास का शोर सुनाई देना बंद हो गया हो। एक सन्नाटा, एक भयानक सन्नाटा, जिसमें उसे अपने गरीब होने पर पछतावा हो रहा था। मीना ने कांपती आवाज में कहा, हरिया, खुद को मत भूलो, अपने आप को संभालो। तुम मुन्नी की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो बच्ची है अभी। तुम्हें मुन्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कमजोर नहीं होना है। मेरी हालत तो पहले से खराब है, कम से कम तुम खुद को ऐसे तकलीफ मत पहुंचाओ। ये खांसी लगता है एक दिन मेरी जान लेकर ही रहेगी। मीना की बिगड़ती हालत देख के हरिया घबराने लगा। मीना की खांसी अब बेकाबू हो चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें और मुन्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें और मुन्नी को कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने हरिया से कहा, हरिया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर किसी कारण काम नहीं मिल रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को संभालो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साहब, मैं हरिया आपके घर के उस तरफ रहता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का पेट पलता था, लेकिन ठंड ने मेरा काम छीन लिया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई काम दे सके। तो तुम्हें काम चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। चले जाओ यहां से। साहब, मुझे कोई भी काम चलेगा, बस मुझे काम के बदले कुछ पैसे या अनाज दे दीजिएगा। 2 दिन हो गए हैं मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरी 5 साल की एक बेटी है, वो भूखी है। घर में बीमार पत्नी है। आप कृपया करके मुझे कोई भी काम दे दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी मुझ पे। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ काम मांगने। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काम की आड़ में तुम घरों में घुसते हो, फिर घर से कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो जाते हो। हरिया काम की तलाश में भटक रहा था जब उसने देखा कि एक दुकानदार गरीबों को गर्म कपड़े बांट रहा है। भाई, बहुत समय से देख रहा हूँ तुम ये खड़े मुझे लोगों को कंबल बांटते देख रहे थे। कोई
क्या तुम्हें भी कंबल चाहिए? संकोच मत करो, तुम मुझे बता सकते हो। भाई साहब, सच कहूं तो मेरे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको लोगों की मदद करते देख बहुत अच्छा लगा। अगर आप मेरी भी मदद कर सकें तो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी तकलीफ बयां कर रही हैं। ये लो कुछ गर्म कपड़े। जब मीना और मुन्नी ने उन कपड़ों को पहनकर राहत महसूस की तो हरिया को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, लेकिन हरिया के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। अगले ही दिन उनके झुग्गी इलाके में आग लग गई। पिताजी, हमारा घर जल गया। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? हरिया, ये क्या हो गया? हमारा घर हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। ये सब क्या हो गया है? हम तो बर्बाद हो गए। एक घर ही तो था हमारे पास, अब वो भी आग की चपेट में जलकर राख हो गया। अब हम क्या करेंगे हरिया? मैं नहीं जानता हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। हम जहां भी होंगे एक साथ होंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तुम हिम्मत मत हारो। वो लोग रात भर ठंडी में ठिठुरते रहे। हरिया ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की थी, उसे जला लिया। इस तरह रात के समय घर से बेघर हरिया और उसका परिवार रात गुजारने की कोशिश करता रहा, पर रात तो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ठंड की वो रात हरिया और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी गुजरी। हवा के हर एक झोंके से यूं लग रहा था जैसे अभी प्राण निकलने वाले हैं। मुन्नी को तेज बुखार हो गया। पास के एक बूढ़े काका ने जब हरिया और उसके परिवार को इस तरह सड़क पर देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, यहाँ पर इस तरह? तुम अपने परिवार के साथ सड़क पर क्यों हो? तुम्हारी बेटी को तो तेज बुखार भी लगता है। हालातों ने मजबूर कर दिया है काका। ठंड की मार ने मुझसे मेरा काम छीन लिया और आग की चपेट ने घर से बेघर कर दिया। इतनी भयानक ठंड में सड़क पर रात गुजारने पर मजबूर कर दिया। गरीबी बहुत बुरी चीज है काका, जो हम सपने में नहीं सोचते वो करवा लेती है। पर इस तरह से तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। इस बार की ठंड पिछले कुछ वर्षों से अधिक है। तुम अपने किसी रिश्तेदार से मदद क्यों नहीं लेते? रिश्तेदार? मेरी मदद भला वो क्यों करेंगे? बुरे वक्त में कोई किसका नहीं होता, सब खुद ही झेलना पड़ता है। अपने हिस्से का संघर्ष हमें खुद की जीना पड़ता है काका। अगर ऐसी बात है बेटा तो बस इतना ही कहूंगा। बुरा वक्त जिंदगी में कुछ समय के लिए आता है, पर हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तुम्हें एक सलाह दूं, तुम अपने परिवार को रैन बसेरा क्यों नहीं ले जाते? तुम्हें कम ठंड से राहत मिलेगी। वो अपने परिवार को रैन बसेरा क्यों नहीं ले जाता? हरिया को काका की बात पसंद आई। बेघर और बेसहारा हरिया अपने परिवार को एक रैन बसेरे में ले गया। वहां की सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन कम से कम ठंड से बचने का एक सहारा था। वहीं उसकी मुलाकात एक समाज सेवक से हुई। तुम यहाँ पर नए लग रहे हो, क्या तुम पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हो? इससे पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारा नाम क्या है? हरिया ने समाज सेवक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर दिल भर आया। हम अपने गर्म घरों में रहने वाले अपनी जिंदगियों में उलझकर कभी कभी भूल जाते हैं
कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो सुबह काम को निकलते हैं और शाम को लौटने पर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है। अगर एक आध दिन काम ना मिले तो उनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। हरिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं जो बन सकेगा मेरी तरफ से करूंगा। सच कहूं तो तुम्हारी कहानी ने मुझसे दूसरों की मदद करने के लिए और प्रेरित किया है। मैं तुम्हारे लिए एक गोदाम में काम का इंतजाम कर सकता हूं। क्या तुम यह काम करोगे? साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कोई भी काम करूंगा, बस मेरे परिवार का पेट भर जाए। आप नहीं जानते आप मुझ पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। हरिया ने गोदाम में अपनी पूरी जान लगाकर काम किया। उसकी लगन देखकर मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। हरिया ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचाने शुरू किए। पिताजी, ये किताबें किसके लिए है? यहाँ पर क्यों रखी हैं? बोलो ना पिताजी, जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए बेटा, अब से तुम्हें स्कूल जाना है। ये सारी किताबें अब तुम्हारी है मेरी प्यारी बेटिया। क्या कहा पिताजी आपने? क्या सच में अब मैं स्कूल जाऊंगी? बेटा, अब तुम स्कूल जाओगी ताकि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको और तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। बड़ी होकर तुम अफसर बनो और तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करो। खूब दिल लगाकर पढ़ना बेटा। एक दिन जब हरिया ने अपने मालिक को धन्यवाद देने की कोशिश की तो उसने पाया कि वही व्यक्ति जिसने उसे गर्म कपड़े दिए थे उसका मालिक था। मालिक, आप तो वही है ना जिसने मेरी मदद की थी। मैं नहीं जानता था मुझे काम देने वाले भी आप हैं। सच में आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके कारण आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया है। यहाँ पर काम करने वालों में से तुम मेरे सबसे अच्छे कर्मचारी हो। तो मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, तुमने मुझ पर एहसान किया है। ये तो आपका बकड़पन है मालिक, जो आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं आपके यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। पिताजी, मैं कक्षा में पहले स्थान पर आई हूँ। आप खुश हैं ना पिताजी? तुमने मेरे संघर्ष को सार्थक कर दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करोगी बेटी, और कुछ बनकर दिखाओगी। तुम हमारा सपना जरूर पूरा करोगी, लेकिन अपने माता पिता के संघर्ष को हमेशा याद रखना बेटा। हमेशा गरीबों के प्रति हमदर्दी रखना। हाँ, सही कहा। जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करने की कोशिश करो और लोगों की सहायता करो। बहुत हो गई बातें, चलिए अब खाना लगाती हूँ। हाथ धो लीजिए। आज मैंने खाने में आलू मटर बनाए हैं। बहुत भूख लगी है। हरिया ने धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर ला दिया। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और परिवार को वहां बसाया। हरिया की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और उम्मीद बनाए रखे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हरिया और उसके परिवार की यह जंग न केवल उनकी बल्कि हर उस गरीब की कहानी है जो ठंड, भूख और हालातों से